बस भैया इधर रुकना। कितना हुआ भैया? बस ठीक है, रहने दीजिए। साहब, रश्मि मैडम आई है। अब बैठो। हाँ, रश्मि आ गई तुम? हाँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम स्टडी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। साहब मेरा काम हो गया है, मैं रुकूं या जाऊं? नहीं, जाओ तुम। सर ये क्या कर रहे हैं आप? वही जिसके लिए तुम आई हो। सर लेकिन दरवाजा खुला है। डोंट वरी, कोई नहीं है घर में। सर एक बात पूछूं? अभी पूछना जरूरी है क्या? हाँ। बोलो। हम लोग शादी कब करेंगे? जरूर करें। मेरा वनीता से डिवोर्स होते ही। शैतान का नाम लियो। नॉनसेंस। हाँ बोल। जी मैं निकल गई हूँ यहाँ से, कल सुबह पहुँच जाऊँगी। हाँ ठीक है। वर्कशॉप कैसा रहा? हाँ ठीक होता। आपने खाना खाया? वो सरिता आ रही है ना टाइम पे? हाँ सब ठीक है। हैव अ सेफ जर्नी। अच्छा सुनो ना, वो अरे मैं क्लाइंट के साथ हूँ विनीता, कल डेट है उसकी। सॉरी सॉरी, ठीक है मैं रख फोन रख। वो सुबह सुबह पहुंच रही है, तुम निकलो अभी। सर आपने डाइवोर्स पेपर फाइल किया? नहीं। लेकिन सर फिर कम ऑन रश्मि। रश्मि एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें करती हो? तुम्हें पता है ना रश्मि कि ये डिवोर्स केसेस कोर्ट में कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट पे हो जाए। वनीता जानती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। लक्ष्मण चल, लेट हो रहा है। आप आज जल्दी निकल रहे हैं? हाँ कुछ जरूरी काम है। ठीक है, चाय पी के जाइए, मैं फटाफट बना देती हूँ। बोला ना एक बार जरूरी काम है। बात समझ में नहीं आती? सॉरी, मैं तो बस मेरी माँ, अब ये सुबह सुबह रोना धोना मत शुरू कर प्लीज। चाय लग कट कट सकाई सकाई हो गया। तमाशा देख के चल, गाड़ी चालू कर चल। हाँ साहब। ले और ये ले। अबे तू भी डालना। ये ले, ये बेंकी, ये 20 पकड़। खत्म है। चल ले, चल चल ले ले 20। चल फटफट चल। चल भाई संभाल ले भाई, चल चल को लेके जा रहा है।
छोड़ दो साहब। राजू नेवले नाम है ना तेरा, सुपारी लेना है? किसको मारा? किसको नहीं मारा है चपट साहब? रिवॉल्वर? किसी को नहीं मारा ना? हाँ बोल, ये कहाँ से आया? क्या है? बता दो साहब, मारना मत। मैं कोई सुपारी किलर नहीं हूँ साहब। मैं तो छोटा मोटा झोल करने वाला आदमी हूँ साहब। वो 3 महीने पहले एक वकील का सुपारी मिला था, तभी ये मिला था अपन को। वकील को मार डाला? हाँ? नहीं सब, अपन ने उसको नहीं मारा, पर जिसको मारना था वो तो बच गया। लेकिन लेकिन क्या? वो गलती से एक औरत टपक गई। 3 महीने पहले एक शूटआउट में एक औरत अपनी जान गंवा बैठी और उसकी 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हमला उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए प्लान किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर रुक गई थी। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शक की वजह से हिरासत में लिया गया राजू नेवले पुलिस का जवाब था? आखिर ये कौन सी गुत्थी थी जिसे सुलझाने में पुलिस को इतना वक्त लग गया? आखिर क्या हुआ था 3 महीने पहले? मिस्टर खांडेकर, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं बहुत महंगा वकील हूँ। कल शाम तक मेरे ऑफिस में पैसे नहीं पहुंचे तो मैं परसों कोर्ट में खड़ा नहीं रहूंगा। साहब, पान वाले के उधर रुकना है। रोज रुकता है ना, तो आज क्यों पूछ रहा है? दिमाग नहीं चला सकते? नॉनसेंस। पुणे के सबसे कामयाब क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेन गोखले पर जानलेवा हमला हुआ। मिस्टर गोखले तो बच गए, लेकिन इस हमले में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस औरत की 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। पुलिस ने सबसे पहले हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ा और फिर मिस्टर गोखले के प्रोफेशनल सर्कल में छानबीन शुरू की, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा। हमला करने वाले को बस एक ही शख्स ने देखा था और वो था एडवोकेट गोखले का ड्राइवर लक्ष्मण। बेटा बिस्किट खाना। मुझे मम्मी के पास जाना है। रोना नहीं बेटा, बिस्किट खा ले थोड़ा। काशिंदे, बराबर है साहब, बराबर है। ऐसे ही दिखता था वो। ठीक तरह से देखो। हाँ साहब, सेम टू सेम। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, 3 दिन हो गए मुझ पर अटैक होकर और आप बोल रहे कि नो क्लू। लगता है मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। जरूर कीजिए, वो भी यही बताएंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका रहता है। आप अगर अपनी तरीके से काम करते रहोगे ना तो यहाँ मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लगता है आपको इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक निर्दोष औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। बेफिक्र रहिए, कम से कम उनके लिए ये केस सॉल्व होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस बच्ची का कोई नहीं है? आप एक काम करो, उस बच्ची को इसकी संस्था में भर्ती करो। क्या नाम है तुम्हारी संस्था का? बैठो, नीचे बैठो। आई से घर। हाँ, आई से घर। उस बच्ची का स्पॉन्सरशिप मैं दे दूंगा। देखते हैं। मिसेस गोखले, आपको किस पे शक है? हाँ? I mean, आपको क्या लगता है? क्या मेरी तरफ क्या देख रही हो? बोलो ना, क्या लगता है, बोलो। इट्स ओके मिसेस गोखले, उनको चाय दीजिए। एक्चुअली जब से अटैक हुआ है डर सी गई है। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मिस्टर गोखले, आप दोनों और ड्राइवर छोड़ के यहाँ कौन कौन है? कोई नहीं। मतलब? वैसे एक काम वाली बाई आती है, वो यही पास में बस्ती में रहती है, और हमारा माली हफ्ते में 2 बार आता है। ठीक है, मुझे उनके नाम और फोन नंबर दीजिए। जी अभी देती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ जाधव, स्केच बन गया? गुड। सगळ्या पोलीस स्टेशनला पाठवा, मुझे भी मोबाइल पे भेज दो। हाँ, ये शूटर हाथ आते ये सुपारी किसने दी इसका पता चलेगा। अच्छा, वो बच्ची ने कुछ खाया? ठीक है, उसके लिए 1-2 जोड़ी कपड़े मंगवाना, पैसे मैं देता हूँ। ये नाम और नंबर्स, और ये मेरा कार्ड उस बच्चे के लिए।
थैंक्स। अब कैसी है वो? माँ के हाथ से ही खाऊंगी बोलती है। अक्सर यही होता है, गलती करता कोई और है और सजा किसी और को मिलती है। गोखले की बीवी वनीता, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। सर आपको क्या लगता है इस हमले में उसका हाथ है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गोखले और उसकी बीवी के बीच में रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है। और अगर ये बात सही है तो गोखले को मारने के लिए उसके पास पूरा मोटिव है। कांट से शिंदे सर, उस बच्ची को कल सुबह इस आश्रम में दाखिल करना, मैंने बात की है। बच्ची का और जो कुछ भी सामान है वो मैं मंगवा लूंगी। चल। बेटा डरो मत। देखो अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। मेरा नाम वनीता आंटी है और तुम्हारा? तो माँ के पास जाना है। मैडम तो बहुत ही अच्छी है, कभी कुछ नहीं बोलती मुझे, चाहे छुट्टी लेनी हो, पैसे चाहिए हो। मेरा मतलब किसी से दोस्ती, आना जाना नहीं। और साहब? वो क्या है ना साहब, हमारे साहब का थोड़ा बाहरी ध्यान ज़्यादा रहता है। मतलब तुम्हारे मैडम का और साहब का झगड़ा होता है? अब क्या बताओ साहब, हमारे साहब का चक्कर चल रहा है। अरे मेरी माँ ये रोना बंद करा। रश्मि ने ये आई लव यू का मैसेज मुझे गलती से भेजा होगा। हाँ? अरे उसे अपनी बॉयफ्रेंड को भेजना होगा गलती से। थाम, तुला पुरावा पाहिजे ना? एक मिनट थांब, देख ले, एक मिनट थांब जरा तू। हेलो हाँ रश्मि, क्या नाटक है ये? ये अपने बॉयफ्रेंड वाला मैसेज मुझे क्यों भेजा है तूने? तुम्हें पता है यहाँ पे कितना बड़ा पंगा हुआ है? जानती हो तुम? हाँ? क्या सॉरी क्या? फोन रख। नॉनसेंस। उसने मैसेज में लिखा था आई लव यू सर। एक बात बताओ मुझे, कौन सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सर बुलाती है? हाँ, चला बात करने में मतलब ही नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग। झगड़ा तो बहुत होता था साहब, दोनों एक दूसरे पे शक करते। दोनों? हाँ साहब, मेम साहब का भी एक दोस्त है ना, जनार्दन, जब साहब नहीं होते तब आता है। छोड़ दो ये सब, बाहर निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों शादी करेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। डिस्टर्ब किया मैंने? नहीं, हाँ तो बोलो, चला जाता हूँ ऑफिस। फिर चलने दो तुम्हारी रात लीला। क्यों? गोखले, मुंह संभाल के बात करना। चुप रहे, घर मेरा है, मुंह मेरा। तू कौन होता बोलने वाला? और तूने तो घर की कोठी बना दिया। गोखले, सॉरी एक दो बार तो उसने वनीता पे हाथ भी उठाया था। उस दिन मौका मिला इसलिए बहुत मारा साले को। वैसे तुम्हारी और मिसेस गोखले की दोस्ती कब से है? कॉलेज के टाइम से। तुम शादी करना चाहते थे? हाँ, 3 बार प्रपोज किया था, तीनों बार रिजेक्ट। इसीलिए मिस्टर गोखले को मारने की सुपारी दी तुमने? नहीं साहब, और जिस दिन उसे मारना होगा ना साहब, मैं खुद जाके मारूंगा। ये ऐसे सुपारी उपारी नहीं दूंगा। जब हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब मैं पनवेल गया था। जैन सर। यादव जनार्दन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? जी सर, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो इस शहर में नहीं था और कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है। फिर भी नजर रखना उस पर। जी सर। ज़्यादा प्रोफेशनल और सोशल फ्रंट पे तो सब क्लियर लगता है। मुझे लगता है कि हमला किसी करीबी इंसान ने किया है। मतलब? आई डोंट नो, लेकिन मेरी सोच उसके बीवी तक आकर रुक गई, क्योंकि जनार्दन बोल रहा था कि सुरेन गोखले का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। एक काम करो, उसके ड्राइवर को बुलाओ। हमारा साहब है ना एकदम राजा आदमी, लड़की लोग पीछे पीछे भागता था, क्या बोल बच्चन करता था पता नहीं, लेकिन लड़कियां पागल हो जाती थी। मतलब एक साथ कितने लफड़े करते हैं वकील साहब? नहीं साहब, वो मामले में हमारे साहब ना एकदम पक्का, एक टाइम पे एक खत्म हो जाने के बाद फिर दूसरा। तो कोई लड़की तेरे सांप के गले में कभी हड्डी बन के नहीं अटकी? नहीं नहीं साहब,
हमारा साहब मस्त हैंडल करता था। हाँ, पर एक लड़की थी जिसने हमारे साहब को बहुत रुलाया। गाड़ी में फुल एसी होता था, मगर साहब के पसीने सूख जाते थे। कौन थी वो लड़की? पल्लवी, साहब की असिस्टेंट थी। या साहब या। आपने तो रेडी मार दी और आप रेड हैंड पकड़े भी गए। सॉरी सर। ऑफिस मेरा है, असिस्टेंट मेरी है। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे काय के डर। बैठिए ना। थैंक यू। पल्लवी का भी डर नहीं था, फिर भी बाद में क्या हुआ ये आप जानते हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, वो मेरा पर्सनल मैटर है। गोखले साहब, आप चाहे ना चाहे आपको बोलना पड़ेगा। अटैक में बेवजह एक औरत की मौत हुई है। पल्लवी मेरी असिस्टेंट थी। हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती या और कुछ? अब आप ही बताइए, कोई खूबसूरत लड़की अगर खुद मेनका बनने पर उतर आए तो आज के जमाने में कौन विश्वामित्र बनना चाहे? सर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इसी दौरान एक दिन कुछ काम के सिलसिले में मैंने पल्लवी को घर पे बुलाया था। आप सर हैं घर पे? हाँ, आप कौन? मैं पल्लवी, सर के ऑफिस में काम करती हूँ। सर ने बुलाया है मुझे। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ मेम साहब, हाँ हाँ माली आके गया। नहीं, साहब तो आज घर पे ही है। आप बस भगवान जी का दर्शन करो वहाँ पे। आगे आगे क्या हुआ? हेलो। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं सर, एकदम से पाँव ट्विस्ट हो गया। ओके ओके, बैठो 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 बैठो, यहाँ पे बैठो बैठो। कहाँ पे दर्द हो रहा है? सर यहाँ दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ सर। अच्छा रुको, मैं मलहम लेके आता हूँ। सर, मलहम की कोई जरूरत नहीं है, आपके छूने से ही दर्द कम हो गया। एक मिनट। आपके हाथों में तो जादू है सर। सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी? पल्लवी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपनी इस शादीशुदा जिंदगी की मर्यादा को तोड़ दूंगा। मर्यादा? प्यार को कोई मर्यादा रोक थोड़ी ना सकती है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम एक काम करते हैं, आप मुझे वकालत सिखाइए और मैं आपको प्यार करना सिखा दूंगी। कुछ भी करके वो मेरी शादी तोड़वाना चाहती थी। लेकिन कुछ नहीं, मैं अगर शादी करूंगी तो बस आपसे, वरना नहीं करूंगी। क्या आप अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तो बस आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो। पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? प्यार में ये सब नहीं सोचा जाता। आप बस जल्द से जल्द अपनी बीवी को नोटिस भेज दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो पल्लवी?
कि शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता। शादीशुदा होके मेरे साथ में बाकी सब कुछ करना आपके लिए आसान था। मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअली हुआ था, कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं था। वो बहुत ही पीछे पड़ गई तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके फोन कॉल्स बढ़ते गए और एक दिन अचानक वो ऑफिस पहुंच गई। क्यों तंग कर रही हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 5 लाख रुपए। 5 लाख? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे मेरी जॉब वापस दे दो। देखो पल्लवी, ये ब्लैकमेल है। डोंट क्रॉस द लाइन। लाइन तब क्रॉस होगी जब मैं तुम्हारा पूरा सच मीडिया के सामने लाऊंगी, और जब मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे कैमरा लेके घूमेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। मैंने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। सोचा पैसों की प्रॉब्लम हुई होगी तो पैसे भी दिए और जॉब भी दी, लेकिन शायद उसे मुझे तंग करने में मजा आने लगा था। मेरे एक क्लाइंट की फाइल उसने ऑपोजिट लॉयर को बेचने की कोशिश की और पकड़ी। फिर एज पर द गाइडलाइन उसे अपना लीगल प्रैक्टिस का लाइसेंस खोना पड़ा। उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। फिर कुछ दिन बाद अचानक उसका फ़ोन आया, लेकिन इस बार मैं अलर्ट था, तो मैंने वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किया। मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनना है। मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? कि तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस चीज के पैसे मांग रही हूँ। देखो पल्लवी, तुम मुझे ना कुछ देखना है और ना ही सुनना। मुझे जो कुछ भी कहना था ना, मैं तुम्हारी बीवी से कह चुकी हूँ। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा ना, तो कल मैं सबके सामने बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज प्लीज पल्लवी, स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके। नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मतलब उसने आपकी बीवी को सब कुछ बता दिया था? हाँ, मैं जानती थी। पल्लवी सुरेन की पहली असिस्टेंट थी। इतनी बड़ी बात आप बताना ही भूल गई, ये तो हो नहीं सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस सब से अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे बस बाहर निकलना है इस सब से। मुझे पता है सुरेन बदलने वाला नहीं है। मुझे खुद ही कोई नया मकसद ढूंढना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। अवनी जैसा कोई मकसद। सर, जहां तक सबूत कहते हैं, अब तक पल्लवी के पास एडवोकेट गोखले को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मोटिव तो एडवोकेट के बीवी के पास भी है जादव, शायद जनार्दन। फिलहाल हम वनीता और पल्लवी पे फोकस करते हैं। वनीता के हर मूवमेंट की मुझे खबर देना, और उस एडवोकेट के ऑफिस से पल्लवी का एड्रेस ले लो और उसे ले आओ। पड़ोस वाले से पूछते जी? क्या पल्लवी नाम की लड़की यहीं पे रहती है? हाँ, रहती तो है, अकेली रहती है, लेकिन कुछ हफ्तों से दिखी नहीं है। क्यों, क्या हुआ साहब? अच्छा, इस घर के मालिक कहाँ रहते हैं? सर, पल्लवी के कॉल रिकॉर्ड्स। लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर, अटैक के बाद उसका मोबाइल बंद है। लास्ट लोकेशन स्वारगेट बस डिपो था। शायद शहर छोड़कर गई है। कमाल करते हो आप लोग। एक अनजान लड़की को फ्लैट किराए पर देते हो और उसके कुछ डिटेल्स तक नहीं रखते आप। एग्रीमेंट तक नहीं बनवाया आपने। साहब, लेकिन लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, खुद लॉयर भी है, तो मैंने सोचा कि
ठीक है, वो डिटेल्स है उसके? ज्यादा तो कुछ पता नहीं साहब, लेकिन बोलने में बहुत बार नासिक का नाम आता था। नासिक? हाँ। नासिक में कौन रहता है उसका? उसकी माँ रहती है उधर, बहुत बीमार रहती है। सर, ये पल्लवी का फोटो गोखले के ऑफिस से मिला। ये फोटो नासिक पुलिस को भेजो, सभी इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ, उनको बोलो खास करके हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर पे नजर रखो। दिन दहाड़े बीच सड़क पर शहर के एक कामयाब वकील पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस की काफी कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे नाजुक मोड़ आते हैं जहां कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें इंसान समाज के सामने लाना नहीं चाहता, और अक्सर इंसान के अतीत में बने ये नाजुक रिश्ते ही उसकी वर्तमान जिंदगी में मुश्किलों को जन्म देते हैं। एडवोकेट सुरेन गोखले की जिंदगी का एक ऐसा ही नाजुक मोड़ था उनकी पुरानी असिस्टेंट और प्रेमिका पल्लवी। सुरेन गोखले का यह कहना था कि पल्लवी ने ही उसे अपने साथ नाजायज रिश्ता रखने पर मजबूर किया था, पर क्या यह सच था? और अगर यह सच नहीं था तो फिर सच्चाई क्या थी? और अब यह उलझन सिर्फ पल्लवी ही सुलझा सकती थी। यही है पल्लवी। पल्लवी। हाँ माँ, चाहिए आपको पानी? हाँ बिला। पल्लवी। जी, आप कौन? PSI जादव, पुणे। प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके, नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। यस सर, ये कॉल मैंने ही किया था, ये आवाज मेरी ही है। और क्या मतलब है इसका? सर और क्या मतलब हो सकता है? जो कुछ भी है मैंने साफ साफ कहा है। आपने एक रेप्यूटेड लॉयर को पैसों के लिए धमकी दी है। हाँ सर, मैंने धमकी दी है, लेकिन उसी रेप्यूटेड लॉयर के सामने मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पैसों के लिए भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ये कॉल मेरा 7वां 8वां कॉल है उन्हें। इससे पहले के कॉल्स नहीं सुना है उन्होंने आपको? लेकिन मिस्टर गोखले आपको पैसे क्यों दे? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के, मेरा करियर खत्म करने के पैसे सर। मतलब? सर मेरा बार लाइसेंस कैंसिल हो गया, मेरी नौकरी चली गई, सिर्फ और सिर्फ उस सुरेन गोखले की वजह से। लेकिन तुमने खुद चुना है ना ये रास्ता। सर कोई भी लड़की ना इस रास्ते को खुद नहीं चुनती है, इस रास्ते पे मुझे जबरदस्ती धकेला गया है। क्या हो गया? अरे मैडम, क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से पावर ट्विस्ट हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अंदर आओ, तुम जाओ काम करो अपना, मैं देखता हूँ। आराम से आराम से। अच्छा ये मलहम लगाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ठीक लग रहा है? अब थोड़ा ठीक है सर। लो जूस पियो। थैंक यू।
मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ वो बाहर धूप बहुत है ना, कहीं तुम चल के तो नहीं आई? नहीं सर। रियली वेरी सॉरी पल्लवी, कल हम इतने करीब थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पल्लवी मैंने कभी कहा नहीं, बट आई लव यू। कुछ दिनों तक उसके झूठे प्यार का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत धमकियां देने के बाद में मुझे मेरी जॉब वापस मिली। और दोबारा जॉब पे आने के बाद तुम्ही ने तो फाइल का लफड़ा किया था ना? बिल्कुल नहीं, ये सब उसका प्लान था, मुझे फंसाने के लिए, मुझसे छुटकारा पाने के लिए। उसी ने मुझे वो फाइल दी थी एक आदमी को देने के लिए, और प्लान के अकॉर्डिंग उसने ये प्रूव कर दिया कि वो आदमी दूसरे वकील का था, और बार एसोसिएशन में मेरी कंप्लेंट कर दी, और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बादी क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं है मेरी जान। अब तो सिर्फ लाइसेंस गया है, ज्यादा आवाज की ना तो सब कुछ छीन सकता है। यहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर जिंदगी से उठा सकता हूँ। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, आउट। अगर ये लड़की सच कह रही है तो सुरेन ने काफी सारी बातें हमसे छुपाई है, जिन बातों में ही उसके ऊपर जो हमला हुआ उसका सुराग है। सर एडवोकेट गोखले की बीवी ने दूसरे वकील की मदद से अपने डिवोर्स पेपर तैयार करवाए। हमले से पहले या बाद में? पहले सर, 2-3 हफ्ते पहले। सर अगर वनीता ने डिवोर्स पेपर इतने पहले तैयार करवा ही रखे हैं तो फिर अब तक उसने अपने पास क्यों रखे, फाइल क्यों नहीं की? जाहिर सी बात है दादा, डिवोर्स हुआ तो आधी प्रॉपर्टी, पति मर गया तो पूरी। एडवोकेट सुरेन गोखले पर हुए हमले को अब लगभग 1 महीना बीत चुका था, पर हमलावर की तलाश अब भी जारी थी। सुरेन गोखले की निजी जिंदगी में जैसे रिश्तों की गुत्थी सी बन गई थी। उसके हर जायज और नाजायज रिश्ते के पास उसे मारने की वजह थी, जैसे कि उसकी पत्नी वनीता, जो सिर्फ समाज में होने वाली बदनामी के डर से इस खोखले रिश्ते को ढो रही थी। दूसरी थी पल्लवी, जो एक वक्त सुरेन गोखले के बहुत करीब थी, लेकिन आज उनके बीच की दोस्ती और प्यार की जगह नफरत ने ले ली थी। और अब पुलिस के शक के दायरे में तीसरी थी गोखले की आज की असिस्टेंट रश्मि। कब से एडवोकेट सुरेन गोखले के पास काम कर रही हो? यही कोई 7-8 महीने हुए हैं। क्या काम करती हो? असिस्टेंट हूँ उनकी, केस सॉल्व करने में हेल्प करती हूँ, रेफरेंसेस निकाल के देती हूँ, अपॉइंटमेंट्स, कोर्ट डेट्स वगैरह एडजस्ट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सब कुछ मतलब और क्या क्या करती हो? बोलो, आप क्यों चुप हो? प्रॉमिस किया है उसने शादी का। हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। पहले बीवी से तलाक के बाद या वैसे ही? ऑफ कोर्स तलाक लेके। अच्छा, डोंगरे मैडम, पल्लवी, सुरेन गोखले की एक्स असिस्टेंट। बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी। पूरा? तुम्हें भी यही कहा होगा ना, बीवी को सोशल वर्क से फुर्सत नहीं मिलती, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। सब झूठ।
चीटिंग की थी ना सर के साथ? कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेकंड पार्टी को दे दिए थे, राइट? डिवोर्स फाइल किया उन्होंने? नहीं, अब तक तो नहीं किया, पर जल्दी कर देंगे। जिंदगी भर भी इंतजार करोगे ना, तब भी वो अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देंगे। पहली दफा जूस में नशीली दवाई मिला के पिलाई ना, मुझे भी पिलाई थी, और फिर अपने बच्चे ना होने की दुख भरी कहानी सुनाई। मैं बोला कि बीवी को डिवोर्स दे दूंगा। थोड़े टाइम बाद जो उसने मेरे साथ किया ना, वही वो तुम्हारे साथ करेगा। पहले अपनी जिंदगी से और बाद में नौकरी, दोनों से निकाल देगा, और पूरा इंतजाम करेगा कि आगे तुम बतौर लॉयर किसी के साथ काम नहीं कर सको। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें किसका साथ देना है, हमारा या सुरेन गोखले का। अरे आइए आइए वकील साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। किस बात का ताज्जुब हो रहा है आपको? एडवोकेट गोखले को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनल लॉयर था, इसलिए वो कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया। दूसरी तरफ वनीता ने जो डिवोर्स के पेपर्स बनवाए थे, उनमें साफ साफ लिखा था कि उसे सुरेन की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। सारा इन्वेस्टिगेशन जैसे एक डेड एंड पर आकर रुक सा गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार हमला करने वाला शख्स उनके हाथ लग ही गया। ये कह रहा है कि 3 महीने पहले इसने किसी वकील को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन वकील मरा नहीं था। किसने दी थी सुपारी? सब मैंने इसको एक ही बार देखा था सब, वो धंधे वाला नहीं लग रहा था सब। सच बोल। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सब, आई शपथ सब। उसने खाली टारगेट का फोटो और पैसा दिया था, वो भी एक साथ दिया था सब। सच बोल, सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ सब। मुझसे ये बोला था कि उसको खाली डराना, मारना नहीं। वो स्केच लेके आओ गोखले पे अटैक करने वाले का। जादव एक काम करो, गोखले वकील और उसके ड्राइवर को ले आओ। योगा क्या साहब, आज कौन सी नई कहानी सुनाने वाले? उन लड़कियों के कहने पे आपने मुझे अंदर किया, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या चीज हूं। अरे नहीं 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 गोखले साहब, क्या आप भी, बल्कि इस बार तो अच्छी खबर है, आप पे हमले की सुपारी देने वाला पकड़ा गया है। अपने साहब को मारने की सुपारी क्यों दी थी? उसे क्यों मार रहे हो? गोखले, आपको मारने की सुपारी आप ही के ड्राइवर ने दी थी। एक औरत की जान गई है इस हमले में, मर्डर का चार्ज तो पक्का है तुझ पे। मैं बिल्कुल बेकसूर नहीं। चुप हो जा। तूने कहीं बोला ना, आपने किया। अरे चुप हो जा, कुछ नहीं होगा तुझे। जानता है ना तू कितने बड़े वकील का ड्राइवर है तू? नहीं वो मैं नहीं जानता, मेरे को जिंदगी भर नहीं सड़ना जेल में। मैंने साहब को मारने की सुपारी दी थी ना, वो मेरे साहब के कहने पे दी थी। स्टेटमेंट देगा? देगा। जादव, इसे स्टेटमेंट ले लो और अरेस्ट वारंट निकालो। गोखले को इस बार जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ले जाओ। गोखले साहब, अब कितने भी बड़े लॉयर क्यों ना हो, कानून से बड़े नहीं हो सकते। अपने आप को मारने की सुपारी, इसमें एक बेकसूर औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। वजह आप बताओगे कि? हाँ मैंने वो अटैक करवाया था। मुझे छुटकारा चाहिए था पल्लवी से। मुझे लगा अब पैसों के लिए जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। अच्छा प्लान। अब सुपारी के चक्कर में उसे अरेस्ट करोगे और अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस बार तुझे जमानत नहीं मिलेगी, देख लेना। आईचं पत्र हरवलं, मला सापडलं.
आईचं पत्र हरवलं, आईचं पत्र हरवलं, आईचं पत्र हरवलं, आईचं पत्र हरवलं. माँ मुझे भूख लगी है. क्या कहा आपने? वापस कहो. माँ मुझे भूख लगी है. अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वरदान बन जाता है, और अगर इसी ज्ञान का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया जाए तो ये श्राप बन जाता है. एडवोकेट सुरेन गोखले के पास भी नॉलेज थी, ज्ञान था, उसका कानून का अभ्यास, लेकिन उसने उस अभ्यास को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी. गोखले ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था अपने आप पर हमला करवाने का, जहां गोली तो उस पर चलेगी लेकिन निशाना बनेगी पल्लवी. गलत इरादे मन में रखकर काम करने वाला कोई ना कोई गलती तो करता ही, और हर गुनहगार कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है. दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस पूरे खेल में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और एक मासूम बच्ची बेसहारा हो गई. जिंदगी में बना एक गलत रिश्ता पता नहीं कितनी और गलतियों को जन्म देता है, और ना जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देता है. विक्रम, सोनू और विनोद तीनों बैग मुंबई पहुंचाना है, पर हाँ ध्यान से. इस नोट पे नंबर लिखा है, आगे तुझे पता है क्या करना है. और ये रख, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना.
लाइसेंस बता, लाइसेंस। कमल 9 सितंबर 2014 की रात को रोज की तरह मुंबई पुलिस हाईवे पर नजर रखे हुई थी। तभी अचानक बाइक पर सवार दो युवकों ने पुलिस पर गोली चला दी और बदले में हुई फायरिंग में उन दोनों लड़कों की मौत हो गई। इनमें से एक कॉलेज में पढ़ने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कमल था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसकी पहचान हो जाती है, लेकिन पुलिस और कमल के माता पिता दोनों के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि क्यों और कैसे कमल इस जुर्म में शामिल था और इन लड़कों का मकसद क्या था। कमल की मौत का गम छोटा नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि इतनी कम उम्र में ये लड़के कौन से जुर्म को अंजाम देने वाले थे। कमल पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। उसकी टीचर हमेशा हमें बुला बुला कर उसकी तारीफ किया करते थे। तो सर आप भी बताइए हमें कि वो ऐसा क्यों करेगा। देखिए सत्यजीत जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप दोनों पर क्या बीत रही है, लेकिन आपके बेटे की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। उन लोगों ने हमारे कांस्टेबल पे फायरिंग किया है। ये गन उसके पास कहीं से तो आई होगी। हमें नहीं पता ये गन कहाँ से आई उसके पास। अभी 2 दिन पहले हमारा बच्चा गया था लोनावाला पिकनिक मनाने, अरे आज उसके। देखिए साहब, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। आप जो भी कहे मैं नहीं मानता। हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है, वैसा नहीं कर सकता है। सर दूसरी लाश में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके, जिसके ऊपर ये नंबर है 358728। इस नंबर का इस नोट पे होना कोइंसिडेंस है या ये नंबर कुछ मायने रखता है? ना कि काम कर, वो जो कमल है उसके मोबाइल के लास्ट 3 दिन के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो उसका फोन किस किस जगह एक्टिवेट था। जरा पता तो चले ये कौन सी पिकनिक थी, किसके साथ और कहां मनाई जा रही थी। सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम सलाम मियाँ। जो 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 और सब खैरियत है? खैरियत है अजमल भाई। जो 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 जो
बस अब ये सामान बाय हिफाजत मुंबई पहुंच जाना चाहिए। हो जाएगा अजमल भाई, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। आइए। क्लास में कमल आप में से किसके साथ बैठा था? सर कमल के साथ तो मैं बैठा करता था। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम प्रशांत पवार है। कमल के साथ कैसे जमती थी तुम्हारी? कभी कुछ झगड़ा वगड़ा या जय वीरू थे तुम दोनों? सर झगड़े वगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्लास में ऐसा कोई नहीं था। सर ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी वो ज़्यादा ही अच्छा था। सर कमल के बारे में पता चला, सुन के तो बिलीव ही नहीं हुआ कि कमल कुछ ऐसा कर सकता है। वो तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला लड़का था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें से किसी ने लोनावला वगैरह जाने का कुछ प्लान बनाया था, पिकनिक वगैरह, जिसमें कमल भी आने वाला हो? सर सेमेस्टर एग्जाम सर पे, ऐसे में कोई भी आउटिंग का प्लान नहीं बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कमल के साथ कभी भी किसी ने भी इस लड़के को देखा है? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं था सर। एक तरह से देखो। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था। देखिए हमारी तहकीकात चालू है। हमने कमल के कॉलेज में अपने कुछ लोग भेजे हैं ताकि उसके दोस्तों से हमें पता चले उस पिकनिक के बारे में, उस दूसरे लड़के के बारे में। हमें जैसे ही पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए सत्यजीत जी, हम पता लगा रहे हैं, लेकिन तब तक तो आप धीरज रखिए। साहब मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया और मेरे बेटे को आप लोगों ने सरेआम गोली चलाकर मार दी है, और मैं यहाँ चुपचाप आकर आपसे पूछते रहता हूँ कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है। इकलौता बेटा था हमारा, उसकी माँ का रो रो के हाल बुरा है। ये धीरज नहीं तो और क्या है? सर अभी अभी हम कमल के कॉलेज से आ रहे हैं। अब तक किसी ने भी कमल के मामले में कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि सभी लोग कहते हैं कि वो एक होनहार लड़का था, ब्राइट स्टूडेंट था, ना ही किसी के साथ झगड़ा, ना ही किसी के साथ दुश्मनी। सर कमल या तो बेकसूर था या इतना चालाक था कि उस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। उस लोनावाला पिकनिक के मामले में भी कोई नहीं जानता है सर। नायक, कमल ने अपने घर वालों से कहा था कि वो पिकनिक जा रहा है लोनावाला अपने दोस्तों के साथ। अगर ये उसके कॉलेज के दोस्त नहीं थे तो फिर ये उसके कौन से दोस्त थे, ये हमें पता लगाना होगा। अच्छा उस दूसरे लड़के के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, काफी जगह पर हमने पूछताछ की, कॉलेज में भी पूछा, किसी ने भी उस दूसरे लड़के को कॉलेज में कभी नहीं देखा था, ना ही कमल के आसपास। काफी जगह पर पूछताछ करने के बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरे पुलिस स्टेशन में भी मैंने उसके फोटो भेजे थे, लेकिन अब तक किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की। सर मैंने कमल के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन उसमें भी जितने नंबर मिले या तो उसके घर वालों के थे या दोस्तों के। लेकिन कमल ने एक नंबर पर कांटेक्ट किया था जो राजस्थान का था। उस नंबर को वेरीफाई करने के लिए मैंने राजस्थान पुलिस को कहा था, लेकिन वो एड्रेस भी रॉन्ग निकला सर। राजस्थान? कमल ने राजस्थान किसे कांटेक्ट किया था? एक काम करा नहीं, सिर्फ फोन नंबर नहीं, राजस्थान पुलिस के साथ इस केस के सारी डिटेल्स शेयर करो, शायद हमारे हाथ कुछ सुराग लगे। यस सर। बेटा एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, इतना वक्त तो कभी लगा नहीं, कब आएगा सोनू? अरे चाचा मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, तो आप ये रख लीजिए, रखिए आप, मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए, और आपका बेटा आ जाएगा सोनू, चिंता मत करिए, आप जाइए आप। ये तीनों बैग जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाने, अर्जेंट डिलीवरी है। हो जाएगा भाई। क्या विक्रम, क्या हाल है? गणी खम्मा सरकार, मैं ठीक हूँ। ये ले, ये तेरे खर्चे के लिए, और ये नंबर का पता है ना तुझे क्या करना है, और ये सामान कहाँ भेजना है। चलो निकलो। और सुन, पिछली बार गलती किया था तुम लोगों ने, इस बार अगर गलती हुई ना तो तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा।
चल निकलो। ये विक्रम को तूने फिर भेज दिया भरोसे के लायक है? जो काम भरोसे से नहीं होता मजबूरी करवा लेती है, और इनकी मजबूरी इनका परिवार है और ये जानते हैं इस बार अगर कोई गलती करेंगे तो इनके परिवार का क्या हाल करूंगा। चलिए वापस चलते, कल मुंबई जाना है। देखिए सत्यजीत जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, पर हर रोज ये आने से कुछ नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मामले के जड़ तक पहुंचने की। मुझे आप पर, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, पर थोड़ा भरोसा तो हम पर कीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, मेरा बेटा ये सब कुछ नहीं करता। ये देखिए ना, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट, ये मेडल, ये देखकर आपको पता लगता है कि मेरा बेटा किसी गलत काम से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा कैसे पुलिस वाले को मार सकता है, कैसे मार सकता है। लीजिए लीजिए। सत्यजीत जी, आपका कोई रिलेटिव या कमल का कोई दोस्त राजस्थान में रहता है? नहीं सर, राजस्थान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नायक, उस बॉडी के बारे में हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। राजस्थान पुलिस के पास भी उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर ये आदमी है कौन? सर, वो बॉडी काफी दिनों से हमारे पास है। मुझे लगता है अब उस बॉडी को हमें बीएमसी को दे देना चाहिए, उसके अंतिम क्रियाकर्म के लिए। साहब, तड़ी पार होइला आदमी अगर तड़ी को पार करके वापस आ जाएगा तो क्या होएगा? साफ साफ बता, खबर क्या है? अरे साहब, काहे को चाय से ज्यादा केटली गरम कर रहे हो? अपन तो मजाक कर रेला था। वो भंवर है ना साहब? स्मगलर भंवर जो तड़ी पार हुआ था? हाँ साहब, वही वापिस आ गेला है। मैं अपनी आंखों से देखा है साहब। 3 डोगरी में टाइम पास कर रेला है। सर, भंवर वापस आ गया, 3 डोगरी में घूम रहा है। जरूर वापस स्मगलिंग के काम से ही आया होगा। नायक, हो सकता है साथ में स्मगलिंग का कुछ सामान भी लेकर आया हो। यहाँ एकदम सेफ है, एकदम सेफ। और ये फरीदा, कुछ भी जरूरत हो इसे बता देना। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी और पूरा ख्याल रखेगी। फरीदा, ख्याल रखना, रखेगी ना? ऐश करो भाई, मैं मीटिंग फिक्स करके आता हूँ। अरे हाँ, हाथ पैर सलामत है फिर भी भीख मांगता है? यार अंदर हट। कैसे इतनी जोर से गर्दन पे मारा कि गर्दन ही तोड़ दिया। ए पिंटू, अब ये गर्दन का छोड़ और जुबान खोल। भंवर के बारे में क्या जानता है? वो 3 नंबर डोगरी में 6 नंबर गली में सुट्टा मारता था। उसके साथ एक आदमी भी था। कुछ मालूम है? गड़बड़ क्या है? अरे साहेब, वो भंवर है भंवर। मैं उसके बारे में मालूम किया ना तो आप लोगों को कभी मेरे बारे में मालूम नहीं चलेगा। गाड़ी थामो। ये ले, निकल अभी। भाई ये वाला बेस्ट है। पैक कर दो।
भाई साहब, बारात आ गई है। जी साहब, खाना आते ही बारातियों को भोजन करा देंगे। ओके भाई साहब। स्मगलर्स और स्मगलिंग की दुनिया में हर शब्द के अपने अलग मायने होते हैं। ये लोग कभी भी सीधे और साफ शब्दों में कोई बात नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को अलग तरीके से बोलते हैं, जिनका मतलब कुछ और ही होता है और उसमें एक संदेश भी छुपा हुआ होता है जो इन्हीं को मालूम होता है। यहाँ बारात का मतलब है स्मगल किया हुआ सामान, फेरे का मतलब है अगली मुलाकात और बारातियों का मतलब है वो बीच के लोग जो स्मगलिंग के सामान को आगे कई लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका नेटवर्क बड़ी होशियारी के साथ काम करता है, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं और कोई भी दो लोग सिर्फ अपने से पहले या अपने बाद वाले आदमी को ही पहचानते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी के भी पकड़े जाने पर पुलिस इनके मुखिया या सरगना तक ना पहुंच पाए। और इसीलिए ये लोग हमेशा ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी मजबूरी का शिकार होते हैं और उनकी मजबूरी इनके फायदे में तब्दील हो जाती है। पर क्या कमल भी किसी ऐसी ही मजबूरी का शिकार था जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और इस स्मगलिंग रैकेट में काम करने वाला विक्रम वो कमल को कैसे जानता था? लेकिन क्या कमल विक्रम की तरह भंवर को भी जानता था? और अगर नहीं तो उस रात विक्रम के साथ कमल क्या कर रहा था? लेकिन इन सारे सवालों के बीच में एक और बड़ा सवाल यह था कि भंवर किस चीज की स्मगलिंग कर रहा था और भंवर का मुंबई आना और कमल की मौत, इन दोनों का क्या संबंध था? इस नतीजे पर पुलिस अब तक नहीं पहुंची थी। क्या रे भंवर, दोस्ती यारी भूल गया क्या? जब भी मुंबई आता है बगैर मिले कभी जाता नहीं है। इस समय मुंबई आया, मिलने को भी नहीं आया। हमारी दोस्ती पसंद नहीं है तुझे? साहब ने मिलने के लिए बुलाया तुझे। चलने का अभी चल। सर, दोनों भाग निकले। शादाब को गोली लगी है, हॉस्पिटल में स्टेबल है। सर, ये भंवर कभी सोचा भी नहीं था कि हम पे गोली चलाएगा। नायक, अगर भंवर इस तरह से जान बचाकर भागा, इसका मतलब प्लानिंग बड़ी है इस बार, वरना वो गोली नहीं चला था। चलो पता लगाते हैं आखिर मामला क्या है। कुछ बताया इसने? देख फरीदा, जो भी कुछ जानते हैं जल्दी से बोल दे। क्या ये अभी हाथ साफ करने का काम सीख रही? अगर ज्यादा देर तक चुप बैठी तो मुझे सीनियर कांस्टेबल को काम पर लगाना पड़ेगा। साहब, मैं सच बोल रही हूँ साहब। दोनों रहने को आए थे, अच्छा पैसा दिया मेरे को, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानती साहब। ये कौन था भंवर के साथ? साहब, मैंने पहले ही बताया, अजमल है। ये भी आया था भंवर के साथ पहली बार। मेरे को इसी के साथ रहने को बोला था भंवर ने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता मेरे को साहब। फरीदा, दिमाग पर जोर दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तूने कुछ देखा ना हो या सुना ना हो बात करते हुए। हाँ साहब, कुछ डिलीवरी की बात कर रहे थे दोनों। सर, रिपोर्ट मिळाला। हाँ। कांस्टेबल शादाब पर जिस गन से गोली चली थी
वो P7M13 थी। कमल के साथ जो लड़का था उसके पास भी P7M13 गन थी, जर्मन पिस्तौल। ये कोइंसिडेंस है या इन दोनों केस का आपस में कुछ लेना देना है? नहीं, एक काम करते हैं, कमल के घर की फिर से तलाशी लेते हैं, शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। ओके सर। पुलिस के लिए अब तक कमल की मौत और भंवर का मुंबई आना दोनों अलग अलग केसेस थे, लेकिन जब कमल के दोस्त की पिस्तौल और भंवर की पिस्तौल से चली गोली की रिपोर्ट पुलिस के पास आई, तब पता चला कि दोनों पिस्तौल एक ही मॉडल नंबर की थी। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने इन दोनों केसेस के बीच की सिमिलैरिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया और अब पुलिस को जरूरत थी एक ऐसे सुराग की जो उनके इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को और तेजी से बढ़ा सके। यह बात अब तक साफ नहीं हुई थी कि भंवर और अजमल मुंबई क्यों आए थे और उनका मकसद क्या था, और अगर इन दोनों केसेस में कोई संबंध था तो यह केस एक आम स्मगलिंग का केस नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा था। सर कुछ तो मालूम पड़ा होगा आपको, इसके लिए तो हमारे घर की तलाशी ले रहे। बताइए सर, कुछ तो बताइए, मेरे बेटे ने कुछ किया था क्या? देखिए सत्यजीत जी, अभी कुछ बता पाना मुश्किल है, हमारी छानबीन चल रही है। सर ये देखिए, कमल के रूम से ये फोटो मिली और उसमें वो लड़का है जिसकी मौत कमल के साथ हुई थी। सत्यजीत जी, क्या ये कमल का दोस्त है? अरे सर 2 महीने पुरानी फोटो है, जब मेरा बेटा राजस्थान गया था अपनी कॉलेज की ट्रिप पर। लेकिन हमने जब आपसे पूछा था कि कमल का कोई राजस्थान कनेक्शन है या नहीं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बताई? साहब उस वक्त हम बहुत परेशान थे, इस वजह से हमारे दिमाग से वो बात निकल गई, वरना मैं बता देता। लेकिन सर ट्रिप तो 2 दिन का ही था। कमल की जिंदगी से जुड़े 2 दिन क्या, 2 घंटे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक, एक काम करते हैं, कमल के कॉलेज चलते हैं, उसके दोस्तों से मिलते हैं, इस राजस्थान ट्रिप के बारे में पूछते हैं, किसी को तो पता होगा इस दूसरे लड़के के बारे में। गौर से देखिए इस फोटो को, ये वो फोटो है जब आपकी ट्रिप 2 महीने पहले राजस्थान गई थी। इस फोटो में कमल के बगल में जो ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए लड़का है, इस लड़के के बारे में कोई कुछ जानता है? सर जब हम बारमेर गए थे तो वहाँ पर हमें एक राजस्थानी कालबेलिया डांस ग्रुप मिला था और ये लड़का भी उन्हीं में से एक था। सर क्या नाम था उस डांस ग्रुप का? सर उस ग्रुप का नाम कला प्रवाह डांस ग्रुप। हाँ सर, कला प्रवाह डांस ग्रुप। कला प्रवाह। तुम लोग करते क्या हो? साहब हम लोग तो यहाँ वहाँ लोगों का मनोरंजन करते हैं। इससे जानती हो कौन है? ये तो सोनू है साहब। सोनू? घर कहाँ है इसका? क्या सोनू का घर है? जीव जीव साहब कभी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता था, पर इस बार 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा। तो मैं भंवर के पास गया और मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा चिंता मत करो चाचा, तुम्हारा सोनू जल्दी वापस आ जाएगा। पर देखिए ना साहब, सोनू नहीं बल्कि उसकी खबर वापस आई है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी सोनू ने आपसे ये नहीं कहा कि भंवर उनसे क्या लाने और ले जाने के लिए कहता था? नहीं साहब, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो लोग उसे अच्छा रुपया देते थे और सोनू के साथ हर बार 2 लड़के और जाते थे। क्या उन दोनों लड़कों को आप जानते हैं? नहीं सर, लड़कों को तो नहीं जानते, क्योंकि मेरे बेटे जैसे कई बच्चे बाहर के लिए काम करते थे। इस फोटो को देखिए, सोनू के साथ ये दूसरा लड़का है, क्या आप उसे जानते हो? साहब, ये जिस लड़के की फोटो है साहब, उसका नाम विक्रम है और हर बार लड़कों के साथ यहीं से जाता है साहब। तो कुछ दिनों पहले ही साहब बम्बई गया, वो भी भंवर के कहने पर। हाँ बोलो नहीं। सर यहाँ आने के बाद एक बात पता चली है कि कमल के साथ जिस लड़के की मौत हुई उसका नाम सोनू है। उसके पिताजी के साथ बात करने के बाद यह भी पता चला है कि सोनू के साथ कुछ दिन पहले 2 लड़के मुंबई गए थे और उसमें से एक का नाम विक्रम था। ये बात मुझे फोटो दिखाने के बाद पता चली। और हाँ सर, अभी कुछ ही दिनों पहले विक्रम के साथ भंवर ने 2 लड़कों को फिर से मुंबई भेजा। ये जरूर स्मगलिंग का सामान होगा नाइक। एक काम करते हैं, इस विक्रम की फोटो मुंबई में चारों तरफ फैला देते हैं। ये विक्रम कहीं ना कहीं से जरूर हाथ लगेगा। अब इस केस से जुड़े कई पहलू पुलिस के सामने थे। भंवर का राजस्थान से स्मगलिंग करना, विक्रम जैसे लड़कों का इस काम के लिए इस्तेमाल करना और स्मगलिंग का माल मुंबई पहुंचाना। लेकिन 3 सवाल अब भी पुलिस के सामने थे। पहला, कमल इस केस में कैसे शामिल था? दूसरा, अजमल भंवर के साथ मुंबई क्यों आया था? और तीसरा, भंवर और अजमल किस चीज की तस्करी कर रहे थे? और इन सवालों के जवाब के लिए भंवर और अजमल या विक्रम और उसके साथ आए लड़कों का पकड़े जाना बेहद जरूरी था, जो इस वक्त मुंबई में ही कहीं रुके हुए थे। अरे विक्रम, साला इतनी दूर आए, इतना काम किया, कुछ तो बनता है यार। और क्या चाहिए, इतने पैसे तो मिले ना। अच्छा सुनना है मुंबई की सांप बड़ी रंगीन होती है और वहां ले चलना जहाँ। पागल हो गए क्या? कल सुबह निकलना है यहाँ से, पीवी के कोई तमाशा नहीं चाहिए। और पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। अरे कोई टेंशन नहीं होगी यार, कौन सी ये मौका बार बार मिलता है। अरे सिर्फ आँख ही तो सेकनी है। हाँ चलना। ये मौका बार बार कहाँ मिलता है हमें? नहीं मिलेगा ना विक्रम, चल एक बार तो चल ले। चलना। अरे आजा, चल तो सही। कौन है यहाँ का मैनेजर? जी मैं हूँ सर। किसने मारे थे? 3 लड़के थे सर, पता नहीं कहाँ से आए थे। सीसीटीवी फुटेज है ना तुम्हारे पास? सर सीसीटीवी फुटेज तो देख, नाटक मत कर। तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है सब पता है हमें। चल दिखा। अच्छा, इसलिए तुम्हारे मुंह को ताला लगा था। मैनेजर साहब, वे वक्त आ गए तुम्हारा डांस बार बंद करने का। रही बात वो लड़कों की, उनको तो हम कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लेंगे। सर एक मिनट सर, ये देखिए सर, ये तो विक्रम है। मैनेजर के पास से जो नोट हम लोग ने कलेक्ट किए थे, विक्रम और उसके साथियों ने बतौर टिप्स में दिए थे, उसमें से एक नोट पर यह नंबर मिला है सर, 328746। और सोनू के पास जो 500 रुपए का नोट मिला था उस पर भी कुछ ऐसा ही नंबर है, ये देखिए सर। हो ना हो, इन दोनों नंबर में जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इन नोटों के नंबर का आपस में कनेक्शन जरूर है। नाइक एक काम करो, जल्दी से जल्दी एक टीम तैयार करो। ये लड़के भंवर, अजमल कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इनके सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं, हमें इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। ओके सर।
सर मीरा रोड के एवेन्यू होटल में है दोनों जने, खबर पक्की है। एवेन्यू होटल। ड्राइवर? जो माल की डिलीवरी वो अच्छा था। खबर मिली कि साहब को भी बहुत पसंद आया। हम लोग आपसे धंधा करना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों का नाम पुलिस के रडार पे है और ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। सर मीरा रोड के एवेन्यू होटल में है दोनों जने, खबर पक्की है। एवेन्यू होटल। ड्राइवर? जो माल की डिलीवरी वो अच्छा था। खबर मिली कि साहब को भी बहुत पसंद आया। हम लोग आपसे धंधा करना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों का नाम पुलिस के रडार पे है और ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। दो जन ऊपर जाओ। लगता है भाग गए। साहब साहब साहब, वो लड़की थी, वही रूम में थी। ए रुक! क्या प्लान था उन दोनों का? साहब सच में हमें कुछ नहीं पता साहब, हमें तो कमरे से बाहर भेज दिया था। अगर हमें कुछ पता होता तो हम पक्का से आपको बता देते साहब। मतलब तुम्हारे सामने कुछ बात नहीं हुई? साहब एक आदमी आया था अजमल और भवार से मिलने के लिए, इसलिए हम दोनों को बाहर भेज दिया। सर ये स्केच देखिए। ये आदमी अजमल और भंवर को मिलने के लिए वहां आया था। इन तीनों के साथ साथ विक्रम और बाकी के लड़कों का भी कुछ पता नहीं है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता हमारी इतनी कोशिशों को देख ये लोग अभी भी मुंबई में होंगे। जरूर ये सारे के सारे राजस्थान भाग चुके हैं। नाइक, राजस्थान जाने की तैयारी करो। ओके सर। अब तक हुई तहकीकात से पुलिस को पता चल चुका था कि भंवर राजस्थान के रास्ते मुंबई में किसी बड़ी तस्करी को अंजाम दे रहा है। पुलिस को अब यह भी पता था कि उस दिन एनकाउंटर में मरने वाला लड़का सोनू था और पुलिस को उसके परिवार से यह जानकारी मिली थी कि विक्रम कुछ लड़कों के साथ कुछ बैग्स राजस्थान से मुंबई लाया करता था। डांस बार में हुई घटना पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था और पुलिस को पूरा यकीन था कि इतने बड़े हंगामे के बाद ये लोग राजस्थान के लिए निकल चुके होंगे। बड़ा सवाल यह था कि आखिर किस चीज की तस्करी हो रही थी, क्या था जो राजस्थान से मुंबई लाया जा रहा था और इनको पकड़ा कैसे जाए। मुंबई पुलिस कैसे इस गिरोह के मंसूबों पर पानी फेरती है, ये हम देखेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय